हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एजुएरा। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि आप क्या क्या भरेंगे और किस पोर्टल पे जाके भरेंगे। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में जो 3 लेयर ऑफ वेरिफिकेशन होता है वो कौन कौन सा होता है, और आप किस किस ऑफिसर का साइन चाहिए होता है। और आप ये भी मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप कैसे, और मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने दिन के अंदर आपका ये लोन अप्रूव हो जाता है लगभग। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो बता रखा है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, और आपके पास इस लोन को अप्लाई करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अभी हैं या नहीं है। यदि नहीं है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बाद आप जाइए। अदरवाइज आप परेशानी में पड़ेंगे, बार बार आपको लौटना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें। और मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि आप अप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली अपना डीआरसीसी ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या फिर इनके पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हैं। और इनके पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, अंडर 60 डेज डीआरसीसी आपके लिए एक टाइम शेड्यूल करता है, जिस टाइम पे आपको जाना होता है सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, और वो वेरीफाई करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डॉक्यूमेंट सारे के सारे क्या होने चाहिए, ओरिजिनल ही होने चाहिए। आप फोटोकॉपी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो स्कैन करते हैं, और स्कैनर में अगर आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा भी ब्लर आता है तो वो आपको लौटा देंगे। ठीक है। और ये जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे स्टेप्स वेरीफाइड हैं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही इस योजना के लिए अप्लाई करा था, और इस योजना का लाभ मैं ईयर 24 तक लेता रहूँगा। सो आप मेरे वीडियोस पे इजीली ट्रस्ट करके आप इतने ही डॉक्यूमेंट्स और इतने ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन के साथ इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि आपको किस किस स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है यदि आप ये लोन खुद से अप्लाई करते हैं तो। अदरवाइज आप डायरेक्टली डीआरसीसी ऑफिस पे विजिट करेंगे तो आप इसमें से कुछ स्टेप को मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि आपको नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप जो आता है हमारे पास वो क्या है। ये पीडीएफ मैंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहीं से लिया है, जिसमें उन्होंने बता रखा है कि स्टेप फ्लो क्या है, मतलब आप किस किस स्टेप से गुजरते हैं जब आप इस योजना के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एप्लीकेंट नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। ये उनका ऑफिशियल पोर्टल है, आप इस पोर्टल पे विजिट करें। और इन्होंने जो स्टेप दे रखा है ये इसलिए दे रखा है कि आप यदि खुद से अप्लाई करते हैं तब तो आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अदरवाइज इनमें से कुछ स्टेप मैं आपको बता दूंगा कि उस स्टेप के बाद आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। यदि आप डीआरसीसी ऑफिस चले जाते हैं तो ये सारे काम आपके लिए डीआरसीसी ऑफिस में जो एजेंट होते हैं वो करेंगे। ठीक है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यदि आप इस योजना के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आप डायरेक्टली डीआरसीसी ऑफिस विजिट करें। मैंने भी यही करा था। तो सबसे पहला क्या है, आपको इस ऑफिशियल पोर्टल पे जाना है। उसके बाद एप्लीकेंट नीड टू क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे आपको लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, वहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। देन आप अपना डिटेल फिल करें, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद एक नीचे में ऑप्शन होता है सेंड ओटीपी। आप उस बटन पे क्लिक करें। आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ही ओटीपी आएगा। और ध्यान रखिएगा कि दोनों का ओटीपी अलग अलग होता है, इसलिए आपको वहाँ पे दोनों ही ओटीपी भरने होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि ओटीपी नहीं आ रहा होता है, तो इसके लिए बेटर है कि आप 2-3 बार और ट्राई करें, 1-2 बार कैंसिल कर दें। जनरली कभी ऐसा नहीं होता, एक ही बार में ओटीपी आ जाता है, बट समटाइम मैंने भी फेस करा है कि ओटीपी आने में बहुत देर लग जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम के लिए ये आइडिया ड्रॉप करके कुछ देर बाद ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आया वो दोनों डालने के बाद आप क्या करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या है, एक कन्फर्मेशन मैसेज वहाँ पे आएगा, जिसमें वो क्या दिखाएंगे कि आपने क्या क्या डिटेल फिल करा है। उसके बाद आपने क्या करना है कि वो डिटेल जो है वो चेक कर लेना है। अगर वो सारे के सारे डिटेल आपके सही हैं तब तो आप प्रोसीड फर्दर बटन होता है एक नीचे में प्रोसीड का, आप उस पर क्लिक करें। अदरवाइज आप अगर कुछ उसमें एडिट करना चाहते हैं तो आप इस टाइम एडिट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन मैसेज विल डिस्प्ले एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू योर यूजर ईमेल आईडी एंड एसएमएस। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप वहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, ये कंफर्म कर देंगे कि आपने जो भी डिटेल भरे हैं वो सारे आपके नॉलेज के हिसाब से सही हैं।
तो उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे एक सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाएगा, जिसमें आपके क्या दिए जाएंगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड। मैं आपको बता दूं आपके सहूलियत के लिए कि यूज़र नेम जो होता है वो आपका ईमेल आईडी ही होता है, और पासवर्ड जो वो भेजेंगे वो आप पहली बार अलाउ करें, पहली बार आप उनके पोर्टल पे जाते वक्त वही पासवर्ड यूज करें। अदरवाइज एक बार आप उनके पोर्टल पे चले गए तो फिर उन्होंने क्या कर रखा है कि आप उनके पोर्टल पे जाइए, ये उनका पोर्टल है, वहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड जो उन्होंने भेजा है वो डालिए। उसके बाद आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार जब आप पासवर्ड चेंज कर लिए तब आपको जाना है उनके ऑफिशियल पोर्टल पे, और आपको नए पासवर्ड और ईमेल आईडी जो आपने डाला था उसके साथ लॉगिन कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेंट देन नीड टू फिल द इन्फॉर्मेशन ऑन पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज। उसके बाद आपके सामने एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज आएगा जिसमें वो आपके पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे, लाइक बैंक अकाउंट नंबर, जो भी वहाँ पे आपको दिखेगा कि पर्सनल डिटेल में वो क्या क्या मांग रहे हैं, पिन कोड वगैरह, वो सब आप भर देंगे। आफ्टर फिलिंग द इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट विल क्लिक ऑन सबमिट बटन, अ कन्फर्मेशन मैसेज इज डिस्प्लेड, द एप्लीकेंट विल क्लिक ऑन ओके टू कन्फर्म डैट। उसके बाद क्या करना है कि जब आप सारे इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको एक क्या आएगा, एक कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा जिसमें आपने जो डिटेल भरे हैं वो सारी डिटेल वो लोग दिखाते हैं। अगर वो डिटेल सारे के सारे सही हैं तब तो आप सब ओके बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज अगर चाहे तो आप बैक बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एप्लीकेंट देन नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दिस विल टेक द एप्लीकेंट टू द स्क्रीन फॉर सेलेक्टिंग द स्कीम ही वांट्स टू अप्लाई फॉर। उसके बाद क्या, जैसे ही आप ओके पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे पेज पे पहुंचेंगे जहां पे आपको बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो डिफरेंट लोन स्कीम अभी चल रहे हैं वो सारे लोन दिखाएंगे। सिंस आपने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि इन दिस पेज एप्लीकेंट नीड टू फिल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक टू BSCC एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द को एप्लीकेंट विच इंक्लूड। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्या करेंगे, BSCC स्कीम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा। उस पेज पे आपको क्या करना है कि वो पेज जो होता है एक्चुअली वो BSCC के रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो पेज आपसे वो सारे मांगेगा। आइदर वो डिटेल्स आपके हो सकते हैं या फिर आपके को एप्लीकेंट्स के हो सकते हैं। एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता रखा था, तो आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं कि एप्लीकेंट किसे कहते हैं और को एप्लीकेंट किसे कहते हैं। इसमें आपको क्या क्या डिटेल भरना पड़ता है वो मैं आपको बता दूं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है जिसमें आपका नाम, एड्रेस वगैरह पूछा जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल एंड इनकम इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपको अपना बैंक पासबुक देना है, उसमें अकाउंट नंबर वगैरह जो भी मांगते हैं। यदि आप ही लोन रीपे करेंगे, यदि लोन रीपे एप्लीकेंट ही करेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ आपका डिटेल मांगा जाएगा बैंक पासबुक का। अदरवाइज अगर आप लोन रीपे आपके को एप्लीकेंट करेंगे तो उनका भी डिटेल यहाँ पे भरना होता है, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, जो आपके को एप्लीकेंट हैं वो कहाँ एम्प्लॉयड हैं, वो क्या करते हैं, वो भरना पड़ता है। डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड इफ एनी, यदि आपको कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से तो आप वो सब डिटेल भर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, डिटेल्स ऑफ कोर्स स्टडी फॉर विच लोन इज शॉर्ट। उसके बाद आपने क्या भरना है कि आप किस पढ़ाई के लिए ये लोन ले रहे हैं। लोन रिक्वेस्ट सेक्शन में कुछ आपसे कैप्चा मांगते हैं या फिर आपको बोलेंगे कि जो उनका पॉलिसीज है उस पर आपको अग्री करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनेंशियल वर्थ ऑफ को एप्लीकेंट, उसके बाद आपने भरना है कि को एप्लीकेंट जो है उनका एनुअल इनकम क्या है। जनरली को एप्लीकेंट आपके मदर या फादर होते हैं तो आपको उनका एनुअल इनकम भरना है। डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, यदि आपने पहले से कोई लोन ले रखा है किसी भी बैंक से, अदरवाइज वो गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट हो, तो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी अगर आपने लोन ले रखा है तो उसका डिटेल आपको भरना पड़ता है। उसके बाद प्रीफर्ड पेमेंट टर्म्स, उसके बाद आप वहाँ पे भरना पड़ता है कि आपको कब तक के लिए पैसा चाहिए। मतलब कि जैसे मैंने भरा था कि 2022-2024 चाहिए था मेरे को लोन, तो वो आपको प्रीफर्ड ईयर भरना है, ठीक है। उसके नीचे में इन्होंने यही लिख रखा है कि पर्सनल डिटेल के अलावा जो भी सेक्शन है वो आपके एप्लीकेंट के लिए भी एलिजिबल है एंड को एप्लीकेंट के लिए भी है, यानी ये दोनों सेक्शन, ये सारे सेक्शन आपको इन दोनों के लिए भरना है, ठीक है। उसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं कि जब आप ये सारे डिटेल भर देते हैं
तब क्या होता है, एट लास्ट टैब एप्लीकेशन विल हैव ऑप्शन टू सबमिट द एप्लीकेशन। उसके बाद आपको वहाँ पे मिलेगा सबमिट का बटन मिलेगा, जहाँ पे क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं सारे के सारे डिटेल। एक बार आप ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने जो डिटेल भरा है वो सही है या गलत है, क्योंकि अगर आप एक बार कंप्लीट डिटेल भर देंगे और आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, दोबारा उस चीज़ को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने लिख भी रखा है कि आपके पास क्या आएगा, एक विंडो आ जाएगा, एक नया विंडो आ जाएगा, जो कि आपको क्या दिखाएगा, आपने जो जो डिटेल भरा है वो सारे डिटेल आपको दिखाएगा। उसके बाद वार्निंग मैसेज भी रहेगा कि अगर आपने एक बार यस पे क्लिक कर दिया तो उसके बाद आप डिटेल क्या कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। तो एक बार आप कंफर्म कर लें कि आपने जो डिटेल भरा है वो सारे के सारे सही हैं। यदि सही है तब आप यस पे क्लिक करें, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके उनको एडिट कर सकते हैं। ठीक, और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जाके आपके सारे डिटेल फाइनली सबमिट होते हैं। सो इस टाइम पे बहुत ही अच्छे से चेक करिएगा। यदि आपके डिटेल में कुछ गलत है तो आप ज़रूर उसे ठीक कर लें, अदरवाइज आप बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अ कन्फर्मेशन मैसेज विल बी डिस्प्लेड एंड अ PDF कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट विल गेट डिस्प्लेड। उसके बाद क्या होगा कि एक कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली उस स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया है। उसके बाद आपने जो ईमेल आईडी दिया है उस पर आपको एक PDF कॉपी भी इसका भेज दिया जाएगा, अदरवाइज वहाँ पे भी PDF कॉपी अपीयर होगा। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर लें, या फिर आप चाहे तो अपने ईमेल आईडी से डाउनलोड कर लें। वही इन्होंने लिख रखा है, एप्लीकेंट आइदर डाउनलोड द एक्नॉलेजमेंट और टेक द प्रिंट ऑफ सेम। द ऑप्शन ऑफ डाउनलोड एंड प्रिंट विल बी डिस्प्लेड इन ब्राउजर विंडो। द PDF कॉपी ऑफ सेम विल बी सेंट टू द एप्लीकेंट ईमेल आईडी। जो आपने ईमेल आईडी डाला है वहाँ पे भी भेजा जाएगा। यदि आप चाहें तो यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने ईमेल आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका एक प्रिंट आउट ले सकते हैं, क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे DRCC ऑफिस तो आपको वो पेज ले जाना होगा। ठीक है, और यहीं तक जो स्टेप है ना गाइज, ये मैंने बताया था कि यदि आप डायरेक्टली DRCC ऑफिस विजिट कर लेते हैं तो आपको क्या करेगा, ये सब स्टेप आपको खुद से नहीं करना पड़ेगा, ये सब स्टेप आपके लिए वहाँ के एजेंट करेंगे। और इसके बाद के जो स्टेप हैं ये दोनों के लिए कॉमन है, यदि आप खुद से अप्लाई करें तो भी और DRCC ऑफिस से अप्लाई करें तो भी। बट आप यहाँ तक का स्टेप स्किप कर सकते हैं यदि आप डायरेक्टली DRCC ऑफिस विजिट करते हैं तो, और आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है, तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि आप डायरेक्टली DRCC ऑफिस विजिट करें, जहाँ पे यहाँ तक के काम क्या करेंगे, DRCC के जो एजेंट होंगे वो आपके लिए कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, मैनेजर of respective DRCC will then schedule the appointment for DRCC depending on the capacity of DRCC. Accordingly, an email and SMS goes to the applicant informing them about the date of visiting the DRCC. उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप ये अप्लाई कर देते हैं उसके बाद जो आपके DRCC ऑफिस, जो जिसके बारे में मैंने बताया था कि DRCC ऑफिस हर जिला में एक होता है बिहार के, तो वहाँ के जो एजेंट होंगे वो क्या करेंगे, आपके लिए एक मीटिंग शेड्यूल करेंगे। जिस टाइम पे वो आपको एक डेट देंगे, एक टाइम देंगे, वो डिपेंड करता है कि आपके DRCC की क्षमता कितना है और वहाँ पे कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइम और डेट मिल जाएगा। आप उस टाइम और डेट को जाके वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं, जिसके लिए वो वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, एप्लीकेंट विल विजिट द DRCC ऑन द एलोकेटेड डेट्स विद अ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड विल गिव अ टोकन एट द गेट। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बता रखे थे लास्ट वीडियो में कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको उसी डेट को DRCC ऑफिस जाना है और आपको गेट पे ही एक टोकन मिल जाएगा जो कि आपको ये बताएगा कि आपको कितने नंबर काउंटर पे जाना है, और आप उस काउंटर नंबर पे जाएंगे, वो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, इनफैक्ट आपके सम इमेजेस लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जब आप DRCC ऑफिस जा रहे हैं तो आपके साथ में कोई एप्लीकेंट भी होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई एप्लीकेंट का भी वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, ऑन हिज टर्न एप्लीकेंट विल गो टू द काउंटर एंड विल सबमिट द डॉक्यूमेंट टू द मल्टीपर्पज एजेंट। तो जो मैंने आपको बताया था कि 3 लेवल ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं, उसमें से पहला लेवल ऑफ वेरिफिकेशन यही है, MPA वेरिफिकेशन। MPA वेरिफिकेशन कहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट लेकर कहाँ जाते हैं, DRCC ऑफिस, और वहाँ पे जो मल्टीपर्पज एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट लेवल ऑफ वेरिफिकेशन, जिसको बोलते हैं MPA वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर एक बार उन्होंने सक्सेसफुली वेरीफाई कर दिया आपके डॉक्यूमेंट को, तो आपको एक स्लिप जनरेट करके दे देंगे
जिसे हम एक्नॉलेजमेंट स्लिप कहते हैं, और आप इस स्लिप को संभाल के रखिए। बाकी अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है इस लोन रिलेटेड तो यही स्लिप आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आफ्टर वेरिफिकेशन बाय एमपीए द डेटा विल बी पास टू असिस्टेंट मैनेजर। अब ये सेकेंड लेवल ऑफ वेरिफिकेशन की बात कर रहा है, जिसे हम कहते हैं एएम वेरिफिकेशन। क्या कहते हैं, एएम वेरिफिकेशन। फर्स्ट लेवल क्या है, एमपीए वेरिफिकेशन। सेकेंड लेवल ऑफ वेरिफिकेशन है हमारा एएम वेरिफिकेशन। एएम बोले तो असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर हर डीआरसीसी ऑफिस में एक बैठा होता है, इनफैक्ट कहीं कहीं पे एक दो तीन भी होते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड लेवल ऑफ वेरिफिकेशन करेंगे। मतलब जो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये सारा काम इंटरनली होते रहता है। जैसे ही आपका एमपीए वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आप बिंदास अपने घर आ सकते हैं और आप छोड़ दीजिए, कुछ दिन के लिए वेट कीजिए। ये सारे लेवल ऑफ सेकंड एंड थर्ड लेवल ऑफ वेरिफिकेशन हो जाएंगे खुद ब खुद। ये सब इंटरनली होते रहता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो एमपीए वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है, एएम वेरिफिकेशन, मतलब असिस्टेंट मैनेजर के पास आपके सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए जाते हैं, जहाँ पे वो वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो थर्ड लेवल ऑफ वेरिफिकेशन के लिए आगे भेज देते हैं। तो थर्ड लेवल ऑफ वेरिफिकेशन जो है वो क्या है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी जो होती है उसे हम एसपीएमयू ऑफिस से कहते हैं। एसपीएमयू ऑफिस बिहार का आपको पटना में मिल जाएगा। पटना मौर्या कॉम्प्लेक्स बी ब्लॉक में है एसपीएमयू ऑफिस, जहाँ जहाँ पे एम भेज देते हैं। उसके बाद क्या होता है आपके लिए, वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए आपके कॉलेज को भेजते हैं। तो थर्ड लेयर ऑफ वेरिफिकेशन हमारा क्या हो गया, TPVA वेरिफिकेशन। तो एक बार असिस्टेंट मैनेजर ने आपके लोन को अप्रूव कर दिया, उसके बाद वो क्या करते हैं, एसपीएमयू ऑफिस पटना को सेंड कर देते हैं, जहाँ से आपके कॉलेज को एक मेल आईडी पे, उनका जो ऑफिशियल मेल आईडी होता है लोन रिलेटेड, वो डिटेल आपके एसपीएमयू ऑफिस के पास होता है। इसके लिए आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एसपीएमयू ऑफिस आपके कॉलेज को एक मेल करती है, जिसमें वो आपका पर्सनल डिटेल मांगती है कॉलेज का, और फिर कॉलेज का पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगती है, लाइक बैंक अकाउंट वगैरह। मैंने आपको इनिशियली ही बता दिया था कि पैसा क्या होता है, डायरेक्ट कॉलेज के बैंक अकाउंट में जाता है। सो कॉलेज का बैंक अकाउंट वगैरह मांगती है। उसके बाद अगर एक बार कॉलेज ने आपका अटेस्ट कर दिया, मतलब अप्रूव करके कॉलेज ने सारे डिटेल फिलअप करके इनको मेल बैक कर दिया, तो फिर क्या होता है, उसके बाद आपका थर्ड वेरिफिकेशन कंफर्म हो जाता है। फिर से ये एएम के पास आता है, और आपको मैं अगला स्टेप में बताता हूँ कि और क्या क्या होता है। आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन रिपोर्ट बाय TPVA विद इन 15 days, एएम विल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू द नॉमिनेटेड ऑफिसर फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो गया, तो आपका तीनों लेवल ऑफ वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। यानी आप लोन के लिए क्या है, ऑथेंटिक, जितने भी तरह के ऑथेंटिकेशन चाहिए थे कि आप जेन्युइनली बोल रहे हैं कि आपको ये लोन चाहिए नहीं चाहिए, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं, आप एडमिटेड हैं किसी कॉलेज में या फिर नहीं है, तो ये 3 लेवल ऑफ वेरिफिकेशन से कंफर्म किया जाता है। और एक बार ये तीनों लेवल ऑफ वेरिफिकेशन हो गया, तो फिर क्या होता है, जैसे ही एसपीएमयू ऑफिस को आपका कॉलेज मेल कर देगा, उसके बाद एसपीएमयू ऑफिस आपके नियरेस्ट डीआरसीसी ऑफिस में सेम डॉक्यूमेंट सारा का सारा भेज देता है, जहाँ पे एएम फिर से चेक करके क्या करते हैं, उसे एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भेज देते हैं। और वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता है, वो उसे हम बोलते हैं DPO, डिपार्टमेंट ऑफिसर, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफिसर जो होंगे, नॉमिनेटेड ऑफिसर फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट विल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू द कंसर्न बैंक। उसके बाद अगर एक बार आपको DPO अप्रूवल मिल गया, तो वो क्या करते हैं, आपके बैंक को भेज देते हैं। बैंक को जब वो भेजेंगे तो उससे बोलते हैं BSEFCL। ये बिहार गवर्नमेंट की वो संस्था है जो इस लोन से रिलेटेड बैंक का सारा काम देखता है, ठीक है। तो एक बार आपका DPO अप्रूवल हो गया, तो फिर कहाँ भेज दिया जाता है, BSEFCL अप्रूवल को, जिसे ये लोग क्या बोलते हैं, बैंक अप्रूवल, ठीक है। बैंक विल कंफर्म द सैंक्शन ऑफ एजुकेशन लोन टू द DRCC एंड अपलोड द सैंक्शन लेटर विद इन 15 days। उसके बाद क्या होगा कि बैंक जाने के बाद बैंक आपका सारा डिटेल चेक कर लेता है। यदि सारे के सारे डिटेल ऑथेंटिकेटेड हैं, तो फिर 15 दिन के अंदर क्या होगा, एक बार DPO अप्रूवल मिल गया, तो 15 दिन के अंदर बैंक क्या करता है, वो सारा डिटेल आपका चेक करेगा और एक सैंक्शन लेटर जारी कर देगा। सैंक्शन लेटर जो होता है वो आपको रिस्पेक्टिव DRCC को भी भेजा जाएगा और आपके ईमेल आईडी पे भी भेजा जाएगा, ठीक है। एन एस एम एस एंड ईमेल will be sent to the applicant by DRCC informing the date on which the applicant need to visit the DRCC for collecting the student credit card
कार्ड एंड सैंक्शन लेटर ऑफ द लोन। उसके बाद जैसे ही आपका BSE FCL यानी बैंक का अप्रूवल हो गया तो आपको क्या किया जाएगा, आपके DRCC से एक मेल आएगा जिसमें वो बताएंगे कि आपको किस डेट को वहाँ पे क्या करना है, सैंक्शन लेटर पे साइन करने के लिए, यानी लोन एग्रीमेंट कहते हैं इसे, लोन एग्रीमेंट के लिए आपको किस डेट को जाना है। ठीक है, आप उस डेट के हिसाब से एक वो सैंक्शन लेटर और एक स्टम्प पैड बोलते हैं, स्टम्प पैड आप 100, जनरली वो 20 से अबव का प्रीफर कराते हैं, बट आप 100 का ले जाइए स्टम्प पैड, जिस पे वो क्या करेंगे, आपसे एग्रीमेंट करवाएंगे। ठीक, एप्लीकेंट विल विजिट द DRCC एंड विल कलेक्ट द स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बैंक सैंक्शन लेटर एंड विल इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट टू विजिट द बैंक। उसके बाद क्या करना है, आपने अपना सैंक्शन लेटर लेके DRCC ऑफिस जाना है और फिर आपको DRCC ऑफिस वो एक डेट दे देगा कि आप किस डेट को बैंक विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बैंक विजिट करने का जो फंडा है ना, मैंने जब करा था तो ऐसा होता है कि DRCC ऑफिस में ही बैंक के एजेंट आ जाते हैं, वही आपके वहाँ पे भी बैंक का भी वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। तो इसके लिए आई डोंट थिंक कि आपको बैंक जाना पड़ता है जनरली, मेरे DRCC में तो नहीं जाना पड़ा था, बट अगर आप किसी और DRCC से हैं, अगर आपको जाना पड़ा है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि और लोगों का भी हेल्प हो जाए। तो मैंने तो बता दिया कि मेरे DRCC ऑफिस में ही बैंक के एजेंट आए थे जिनने उसी दिन मुझसे सैंक्शन लेटर पे भी साइन कराया और सारे जो भी बैंक का अप्रूवल था वो भी उन्होंने दे दिया। और जैसे ही बैंक का अप्रूवल हो जाता है उसके बाद आप समझ लीजिए आपका लोन और डॉक्यूमेंट का जितने भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब आपको एक रिसिप्ट दे दिया जाएगा, फाइनल रिसिप्ट, जिसमें आप वहाँ पे डाला रहेगा कि आपको किस किस डेट को पैसा मिलेगा, और उसके पीछे में आपको ये भी लिखा रहेगा कि आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट लेने के लिए मार्क्स कैसे अपलोड करना है, कहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होता है गाइज, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होता है वो आप जैसे ही ये सारा कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट डाला रहता है, उस डेट को आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चला जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट या फिर उसके फर्दर इंस्टॉलमेंट जो भी है वो आपके कॉलेज को तभी जाएगा जब आप अपने कॉलेज का मार्कशीट अपलोड करेंगे। जैसे अगर आपका कॉलेज एनुअल फी लेता है तो आपने क्या करना है, एनुअल में जो आपका CGPA आता है वो पेज आप अपलोड करेंगे इनके ऑफिशियल पोर्टल पे, वो उसके पीछे में स्टेप मेंशन होता है। यदि आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगा कि कैसे आप सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके कॉलेज को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चला जाता है। द एप्लीकेंट कैन ट्रैक हिज एप्लीकेशन स्टेटस एट एनी टाइम, ये तो इन्होंने दे रखा है कि आप कभी भी यदि आप एप्लीकेंट हैं तो आपके पास तो यूजर ID और पासवर्ड होगा ही, और आप चाहें तो आप कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। ये जितने भी स्टेप है ना, ये मैंने बता दिया था कि एक बार आपने DRCC में MPA वेरिफिकेशन करवा दिया, MPA वेरिफिकेशन करवा दिया, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ये सारा काम इंटरनली होते रहता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर पे बैठे रहे, 60 दिन के अंदर ये सारे प्रोसीजर। अगर आप, हाँ ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका कॉलेज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना, सबसे लंबा टाइम वो यही लगता है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में सबसे लंबा टाइम लगता है। अगर एक बार आपका कॉलेज ने थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जल्दी दे दिया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अंडर 60 डेज आपका ये लोन क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अपना एप्लीकेशन कभी भी चेक कर सकते हैं, सॉरी इस बीच में कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे अटका है, मतलब कौन सा लेयर ऑफ वेरिफिकेशन चल रहा है, किस ऑफिसर के पास आपका एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, ये सब अगर आप चेक करना चाहें तो आप कहाँ चेक करेंगे, वो उसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे चेक करते हैं कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। गाइस नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कितने लेयर ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं। 3 लेयर ऑफ वेरिफिकेशन जो होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं और किन किन से ऑफिसर के साइन चाहिए होते हैं आपके डॉक्यूमेंट पे। एंड आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एक बार आपने DRCC ऑफिस में अपना वेरिफिकेशन करवा दिया डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपने क्या करना है और सैंक्शन लेटर आपको कब आता है, कितने दिन के अंदर ये सब हो जाते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप होता है वो TPB अप्रूवल ही होता है। तो यदि आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर ये PPT चाहिए जिससे मैंने ये सारा एक्सप्लेन करा और आप ये स्टेप देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
जहाँ पे मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता हूँ। और अपकमिंग वीडियोज़ में आपको ये बता दूंगा कि एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करते हैं, और एप्लीकेशन स्टेटस में जो आपको टर्म्स दिखाते हैं लाइक पेंडिंग बाय एएम, पेंडिंग बाय डीपीओ, अप्रूव्ड डीपीओ, इस तरह के जितने भी टर्म्स होते हैं इनके, वो सारे टर्म्स के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। और आई होप कि आप इसके बाद बीएससीसी लोन से रिलेटेड आपके पास एक अच्छा सा जानकारी मिल गया होगा। तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही सारे वीडियोज़ मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।